और विडंबना की बात ये भी है कि किसानों के बच्चे बच्ची जो पढ़ लिख कर राज्य की सेवा में आ रहे हैं या व्यवस्थाओं में भागीदार बन रहे हैं, उनको भी किसानों का दर्द व्यवस्थाओं में भागीदार बनने के बाद कम हो जाता है, जबकि उनको तो ये दर्द महसूस होना चाहिए। और कई बार किसानों के घर परिवारों से निकले हुए लोग ही किसानों का शोषण करने लग जाते हैं, तब बहुत बड़ा दुख की बात होती है। जिनको व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे अगर दुख मिले तो फिर वो अपनों का दुख ज़्यादा सताता है। हाँ, तो किवाड़ा जी, जैसा कि आपने किसानों के बारे में बताया कि ऐसे सक्षम हो और इस रास्ते से चले, चौधरी चरण सिंह जी की हम बात करें तो चौधरी साहब की थी, वो सबसे विद्वान प्रधानमंत्री थे, योग्यतम प्रधानमंत्री बने भारत के। क्योंकि वो किसान पृष्ठभूमि से थे तो लोगों को एक सामान्य छवि आती है। जैसे अपन किसी अध्यापक की छवि देखते हैं तो देखते हैं कि भाई हाथ में कलम होगी, कॉपी होगी और सामान्य कुर्सी टेबल होगा, और अध्यापक जी का एक छवि बनती है हर व्यक्ति की, ऑफिसर्स की छवि अलग टाइप। इसी तरह से किसान की छवि भी एक सामान्य सी बनती है। वो साधारण व्यक्तित्व के धनी थे लेकिन उच्च विचारों के धनी थे। उनकी इकोनॉमिक्स इतनी गजब की थी कि वो खेती को सबको इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखते थे, इसलिए उन्होंने हर चीज़ को बहुत पैरा पर अपने आप में अच्छी तरह परखा और उस अनुसार ही वो निर्णय लेते थे। और चौधरी चरण सिंह ने कई सारी किताबें लिखी है जो आज भी दुनिया की विश्वविद्यालयों में चलती है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनके अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, उनका हिंदी, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स और जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो बहुत गजब की थी। किसानों के तो वो ये समझो कि मसीहा थे, वो जात पात से बहुत ऊपर थे। हालांकि चौधरी चरण सिंह को कुछ एक इतिहासकारों ने सिर्फ जाटों तक सीमित कर दिया, जबकि वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे, मानवता के मसीहा थे वो। उनको नमन, उनको लोगों को पढ़ना चाहिए। जब आप चौधरी चरण सिंह को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसानी को कैसे समझा जाना चाहिए, किस तरीके से हम किसानों की दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। राज्य की व्यवस्था में भागीदार होने के बाद में हम हमारी कलम से सबका भला करते हुए किस तरीके से किसानों को आगे बढ़ा सकते हैं, किसानों के द्वारा जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो सिर्फ कागज़ों में खाना पूर्ति हो जाती है, कुछ वर्ग विशेष के लोग उसका फ़ायदा ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए चौधरी चरण सिंह को पढ़ना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। उनके ऊपर, उनके किसी भी एक चैप्टर पर पीएचडी की जा सकती है। और चौधरी चरण सिंह जी के बहुत नज़दीक रहने वाले, उनके चरणों में रहकर राजनीति सीखने वाले चौधरी सत्यपाल मलिक साहब, जो 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में। उनकी व्यक्तिगत जीवन, उनका संस्थागत जीवन, उनका सार्वजनिक जीवन बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। उनके चरणों में रहकर राजनीति सीखने वाला बेहद ईमानदार, निडर, साहसी और अपनी बात का धनी होता है, ये मैंने सत्यपाल मलिक साहब में देखा है। हालांकि मलिक साहब की बातों को जो सच कहते हैं उसको पार्टी या एक विचारधारा के लोग विरोध या और कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो सच का साथ देते हैं। और सच कहने वाले हमेशा विद्रोही या बगावती स्वभाव के होते हैं, और वो होना चाहिए। इतिहास हमेशा जो बगावत करने वाले, विद्रोह करने वालों को, सच का साथ देने वालों को याद रखता। और इस विचारधारा को चौधरी चरण सिंह ने भी स्थापित किया, सर छोटू राम जी ने स्थापित किया, और अभी चौधरी सत्यपाल मलिक साहब कर रहे हैं, जो देश ने पूरी दुनिया के लिए नज़ीर है। तो किवाड़ा जी, हमने बात किया किसान की और युवा की, तो किसान के बारे में तो आपने पूरा विजन रखा है और हमको आशा है कि दर्शकों को पसंद भी आएगा। तो हम अभी बात करें युवा की। तो आज के समय में जो युवा है वो कोचिंगों में दिवालिया हो रहा है एक प्रकार से। तो वो युवा कैसे सक्षम हो, कोचिंग भी करे और खुद का उद्यमी अपनाए। जैसे गांव में हमारे पूर्वज थे, वो गो पालन करते थे। गो पालन से दूध दही जो उनसे गाय के द्वारा दूध और दही आता था, उनको दही और घी को बेचकर अपनी आमदनी लेते थे। और आज जो युवा है गाय और गांव को भूल सा जा रहा है, इस्तेमाल करके छोड़ देता है। जैसे गाय को दूध के और छोड़ देता है। और युवा गांव में रहना पसंद नहीं करता, बल्कि रह के 1-2 दिन रह के और शहरों में रहना पसंद करता है। तो उसके बारे में क्या कह सकते हो आप कि युवा गौ पालन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता है? कई लोग गौ पालन से करोड़ों की आमदनी ले रहे हैं, इसके बारे में अपना विजन एवं राय रखें। देखिए, ये एंटरप्रेन्योरशिप के कार्यक्रम हैं जो सरकार के भी रहते हैं, युवाओं के खुद के विचार भी होते हैं।
जो गोपालन, कृषि पशुपालन या दूसरी चीज़ों पर है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैन पावर है। लेकिन अगर वो भी स्किल्ड तरीके से उस काम को करे तो आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। दूसरी बात, जो युवा कोचिंग कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, अब विद्यालयों में और महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय, यानी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, उनमें पढ़ाई की औपचारिकता मात्र रह गई है। रेगुलर क्लासें नहीं हो रही है। बच्चे सिर्फ जो टेस्ट सीरीज़ आती है उसके आधार पे, या 1 वीक सीरीज़ वगैरह जो बुक्स आती है, उसको भी पूरा नहीं पढ़ पा रहा है और उसी आधार पर शॉर्टकट से पास हो रहे हैं। तो उनको डीपली नॉलेज किसी सब्जेक्ट की हो नहीं पाती है। इसलिए वो ग्रेजुएशन करने के बाद या एक शिक्षा पूरी करने के बाद भी वो पता नहीं रहता, ना उनको टेक्निकल चीज़ें होती हैं। बहुत से बच्चे हमारे पास भी आते हैं, भाई ये काम, उसको पूछते हैं क्या आता है, कि बीए किया हुआ है, कंप्यूटर आता है, ये आता, वो आता। जो चीज़ें आज की तारीख में व्यवहारिक तौर पर है, उसको तकनीकी क्षेत्र का व्यवहारिक तौर का कोई ज्ञान नहीं होता, सिर्फ उसके पास डिग्री होती है, वो भी अच्छी तरीके से पढ़ी हुई नहीं है। फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम आते हैं, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में बच्चे डेडिकेटेड नहीं हो पाते, कंसंट्रेट नहीं होते। जो कंसंट्रेट होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। और कोचिंग तो एक आपको केवल गाइडेंस और मार्गदर्शन देता है। उसके बाद स्वाध्याय आपका सबसे बड़ी चीज़ है, तभी आप चीज़ों को स्मरण कर पाओगे, याद रख पाओगे, स्थायी मेमोरी के रूप में वो रह पाएगी। और इसके अलावा कोचिंग अब एक इंडस्ट्री हो चुका है। जैसे चाहे वो पत्रकारिता हो, पॉलिटिकली हो, यानी राजनीति हो, ये शिक्षा हो, ये सब व्यापार के केंद्र बन गए हैं, कुछ एक को छोड़कर। व्यापार में क्या होता है कि संस्था या कंपनी अपना नफ़ा नुकसान देखती है, वो अपना परिणाम और उत्पादन भी देखती है, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस उसका इकोनॉमिक रेशियो पर होता है। ऐसी स्थिति में हज़ारों बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हैं, उसमें से रेशियो निकलता है। जैसे आईएएस का आपको बताऊं, 2 लाख हिंदी माध्यम के बच्चे आईएएस की परीक्षा देते हैं, उसमें से 50 बच्चे आईएएस बनते हैं, सिर्फ 50। उसमें से 1,99,950 फिर उसी 2-4-5 साल उसके बाद में या तो कहीं दूसरी सर्विसेज में सेट हो जाते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन इसका एवरेज यही है। इसी तरीके से किसी इंस्टीट्यूट में 1000 बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, उसका सफलता का रेशियो भी लगभग वही होता है, 30, 40, 50, 100 तक का। दिखाया जाता है कि हमारे संस्थान से 50 बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन यह नहीं दिखाया जाता कि हमारे संस्थान में जो पढ़ने वाले या नॉमिनेशन थे वो 1000 का था।